वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन के 18 लेक्चर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम ऑब्जेक्टिव कुछ दिए थे आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर, एजियोट्रोप्स पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपसे बन गया होगा। नहीं भी बना होगा, नहीं समझ में आया होगा, बिना बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, आप नहीं पूछे इसीलिए हम समझ चुके हैं कि वो बन गया होगा, वो बना भी होगा। एक बार थ्योरी को सिर्फ पढ़िएगा ध्यान से, बहुत अच्छा से वो आपको हम बताए थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी 2-3 साल से जेई पीएमटी जैक बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैक बोर्ड में तो खैर 1 ईयर अल्टरनेट करके इसे ज़रूर आता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या? एक्चुअली यह है प्रॉपर्टी है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का ही प्रॉपर्टी है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी है जो उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। जो सॉल्यूट उसमें लिए हैं, सॉल्यूशन में मिलाए हैं, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड ना करे, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे, उसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है, जिसमें से एक आप पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसको यहाँ भी हम पढ़ाएंगे। पहले इसलिए पढ़ाए थे, वेपर प्रेशर में पढ़ाए थे क्योंकि थोड़ा सा यहाँ समझने में आसानी होगी। हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं इस बात को समझाने के लिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और बाकी जैसे वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, चारों में हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब इस बात को हम समझने के लिए 2 सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें 2 डिफरेंट टाइप का सॉल्यूट पार्टिकल मिलाएंगे। जैसे हम इसमें लिए हैं 1 केजी वाटर ले लिए हैं सपोज करो, और यहाँ भी हमने ले लिया है 1 केजी वाटर ही ले लिए हैं सपोज करो। ओके, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें यहाँ हम सॉल्वेंट के रूप में 30 ग्राम यूरिया मिला दे रहे हैं। 30 ग्राम यूरिया मिलाए हैं। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CONH2 इसमें डाले हैं, और इसमें हम 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिला दे रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ओके, इसमें मिलाए हुए हैं। अब दोनों का मान लेते हैं हम RLVP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मान लिए कि इसका X है, इसका रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मान लिए कि Y है। अब हम आपसे यहाँ क्वेश्चन के टर्म में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन के टर्म में आपसे पूछते हैं कि बताइए ये x जो होगा, पहला ऑप्शन दे रहे हैं कि ग्रेटर देन y होगा, या x जो है वो लेस देन y होगा, या x जो है वो y के बराबर होगा। एक 4th ऑप्शन दे देते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जल्दी से बताइए, आपको हम RLVP निकालने सिखाए हैं। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं हम लोग इस पर। यूरिया का मोलर मास कितना होता है छोटे? 60, जोड़ के देख लो। ग्लूकोज का कितना होता है? 180। अब दोनों का RLVP निकाल रहे हैं। जैसे ये सॉल्यूशन फर्स्ट मान लिए हैं हम, ये सॉल्यूशन सेकेंड है। ये हम साबित करने वाले हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि नेचर दोनों का डिफरेंट लिए है। अगर नेचर पर डिपेंड करेगा तो RLVP सेम आना चाहिए, अगर नेचर पर डिपेंड करता तो RLVP डिफरेंट आना चाहिए था, अगर नेचर पर डिपेंड करता तब, क्योंकि दोनों डिफरेंट नेचर का है। तो चलिए फर्स्ट केस में हम आपको RLVP, फर्स्ट के लिए RLVP निकालिए। तो रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर का पहला फार्मूला क्या दिए हैं हम आपको?
ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट क्या है 30 ग्राम यूरिया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, तो यूरिया का मोल अपॉन यूरिया का मोल प्लस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे ही नहीं निकालते हैं। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे, मास इन ग्राम बटा मोलर मास, यानी 30/60, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 1/2, नीचे भी यूरिया है तो 1/2 प्लस वाटर 1 kg है, यानी ग्राम में 1000 ग्राम अपॉन 18, यही ना हुआ इक्वेशन 1। अब हम सेकेंड केस के लिए निकाल रहे हैं RLVP, तो यहाँ भी क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा, यानी क्या है यहाँ ग्लूकोज है। अब इसका भी कैसे निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ भी वाटर सॉल्वेंट के रूप में है। अब इसको भी आगे कीजिएगा तो आइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालिएगा, मास इन ग्राम बटा मोलर मास, यानी 90/180, यानी कितना आ जाएगा 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी 1 kg है, यानी 1000/18, इक्वेशन 2। देखिए तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या क्लियर हो रहा है, दोनों इक्वल आ जा रहा है, यानी हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा थर्ड। यानी कि कहना हम ये चाहते हैं, ये क्या सेम आया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि एक टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यानी यहाँ से हम ये समझाना चाहते हैं कि देखिए ग्लूकोज और यूरिया का नेचर अलग अलग है। ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। नेचर डिफरेंट है, फिर भी क्या आ गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आ गया। कहने का मतलब ये कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। वही अगर हम यहाँ मास में चेंजिंग कर दें, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल बदल दें, 40 ग्राम कर दें या 50 ग्राम कर दें, तब दोनों के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर क्या असर पड़ जाएगा, एक पर असर पड़ जाएगा, तो यानी कम बेसी हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी इस बात से ये समझ में आया हम लोग को कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अगर नेचर पर डिपेंड करता तो दोनों दो नेचर के थे तो डिफरेंट आना चाहिए था, लेकिन आ गया क्या यहाँ पर 1 और 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेम आ गया। ओके, तो समझ चुके होंगे कि क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब डिफाइन कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड नोट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए लिखते हैं। अब सामने हम डेफिनेशन लिख दिए हैं, और इस बात को और आगे जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने लगेंगे तो वहाँ पर दिखाएंगे आपको, जब एक्सप्रेशन वगैरह प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कैसे ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। कुछ अभी समझ भी गए होंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखे, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नोट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट में निकालेंगे क्योंकि इसको हम पढ़ा चुके हैं। यानी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A। और जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ PA ले लेते हैं, देखे होंगे डेराइवेशन में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा TB से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा TF से। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछता है कि
व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 2 नंबर में आ जाता है ये लिखने के लिए, तो इस क्वेश्चन को याद भी कर लीजिएगा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए हेडिंग लगाइए। तो बाबू हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि RLVP बराबर क्या होता है, P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A। सब के बारे में आप लोग भली भांति से जानते होंगे। P नोट A क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। PA क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। फिर से P नोट A है यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और बताए थे आपको हम, फिर से यहाँ लिख रहे हैं P नोट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, PA क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एक और चीज़ बताए थे, ये बताओ P नोट A माइनस PA क्या है, ये लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पीछे टॉपिक में जाके देखिएगा, इसको बोले थे हम लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें RLVP को, तो क्या डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो के टर्म में। इतना को क्या कह रहे हैं, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब रेशियो ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो लिखिए रेशियो ऑफ, बोलो ऊपर क्या है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट नीचे यही ना है, इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके लिए फॉर्मूला क्या क्या दिए थे हम, आप नोट्स खोलिए झट से, अब पीछे देखिए जल्दी से कि इसके लिए फॉर्मूलेशन हम क्या क्या किए थे। फार्मूला देखे आप लोग, तो देखिए देख लिए होंगे कॉपी से। अब हम बताते हैं क्या क्या बताए थे। सबसे फर्स्ट फार्मूला आपको बताए थे हम, P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A किसके बराबर था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हुआ था। सबसे पहला फार्मूला आपको यही मिला होगा। अब इसी को आगे हम एक्सपेंड किए थे, तो P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A यहाँ लेके चलेंगे। अभी तो न्यूमेरिकल में लाए थे हम नीचे PA अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल यानी Na प्लस Nb। मेरा दूसरा फार्मूला ये हुआ था। अब थर्ड क्या किए थे कि इन दोनों में से, दोनों साइड से 1 1 घटाए थे। तो हमारा न्यूमेरिकल के लिए ये किसके लिए फार्मूला ला रहे हैं, मेन मेरा यहीं पे हो गया, यही है। तो 4 न्यूमेरिकल क्या लाए थे। अब हम यहाँ बार बार वही चीज़ नहीं करेंगे। 4 न्यूमेरिकल क्या किए थे, 1 में से घटाए थे, तो क्या आ गया था मेरा फाइनल फार्मूला, P नोट A माइनस PA अपॉन यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ पर PA, और यहाँ आ गया था NB बटा Na। जाके देखिए आप वहाँ पे। अब इसी को हम आगे एक्सपेंड किए थे, हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखिएगा एक्सपेंड किए थे तो क्या हो गया था मेरा, P नोट A माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कैसे निकालेंगे, तो मास इन ग्राम बटा मोलर मास ऐसे, अपॉन नीचे इसका कैसे निकालेंगे, मास इन ग्राम ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A। न्यूमेरिकल हम लोग इसी फॉर्मूला पर सॉल्व करते थे। एक और चीज़ बताए थे कि वेपर प्रेशर ऑफ, इफ़ इन द क्वेश्चन नेम ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन देन वी विल एज्यूम वाटर एज ए सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग वाटर को सॉल्वेंट मान लेंगे। और वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री C पर कितना होता है, 760। ये भी याद होगा क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर
at 100 degree C is equal to 1 atm प्रेशर। अब 1 atm बराबर आपको बताए थे क्या हम, इक्वल टू क्या होता है 760 mm ऑफ Hg, या इसी को 76 सेंटीमीटर भी कहे थे हम, या टोर में भी 760 टोर। अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया होगा तो वाटर को सॉल्वेंट मानेंगे, और वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है 760, नहीं भी दिया हो तो पुट कर लेंगे। ठीक है, इस पर ढेर सारे क्वेश्चन भी किए थे। तो चलो आज चूँकि शुरू किए हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बता देते हैं हम। चलो एक क्वेश्चन नोट करो। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन मतलब प्योर सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार प्रेशर का यूनिट है ना, वेपर प्रेशर दिया हुआ है। और नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, एक नॉन वोलाटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है जिसका वेट 0.50 ग्राम है, यानी उस नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड का नाम नहीं दिया है। अब नाम नहीं दिया है यानी मोलर मास निकालने के लिए कहेगा। इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में मिलाया जा रहा है, यानी ये सॉल्वेंट हुआ। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इतना बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस यानी ये सॉलिड सब्सटेंस क्या है, सॉल्यूट है ना, इसी को ना मिला रहे हैं हम, तो ये सॉल्यूट है, यानी आपसे मोलर मास मतलब MB बराबर व्हाट कह रहा है, MB निकालना है। अब क्या क्या दिया हुआ है देखिए तो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन मैंने बेंजीन क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है ना, यानी आपको P0A का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.85 बार। ठीक है, अब क्या करा, नॉन वोलाटाइल वेट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेटिंग 0.5 ग्राम, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, WA का कितना है 0.50 ग्राम, यही ना। अब आइए, इज एडेड टू WB ना बाबू, सॉल्यूट को B ना मानते हैं। इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। 39 ग्राम मैंने किसका मास दिया है, सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट को ये मानते हैं, तो WA इज इक्वल टू 39 ग्राम हो गया। अब बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, बेंजीन का मोलर मास होता है यानी MA इज इक्वल टू 78, C6H8 निकाल के देख लीजिए। अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं, पुट कीजिए वैल्यू और सॉल्यूशन शुरू कीजिए। एक और वैल्यू दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कितना PA दिया हुआ है कितना 0.845, यही ना। तब आपको कह रहा है कि MB कैलकुलेट कीजिए, तो MB का फॉर्मूला ले लीजिए। क्या लेते हैं, MB इज इक्वल टू, डायरेक्ट MB नहीं, कैसे लगाएंगे फार्मूला, P0A माइनस PA अपॉन PA। फार्मूला लगाते समय ये वाला लेना है, इज इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन नीचे WA अपॉन MA। अब फटाफट डेटा पुट कीजिए। ओके, तो इसी को अब डेटा पुट कीजिए। यहाँ हम पुट कर रहे हैं, बोलो P0A कितना दिया हुआ है 0.85 माइनस PA कितना दिया हुआ है, PA अभी यहाँ लिखे थे हम, कितना था PA था 0.845 इतना बार। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए 0.845 और अपोन नीचे भी कितना आ जाएगा 0.845, यही ना। इधर आइए, अब WB, ऊपर WB आता है, WB कितना दिया हुआ है 0.50 अपॉन MB तो निकालना ही है, और नीचे क्या हो जाएगा WA कितना दिया हुआ है
39, अब बेंजीन का कितना होता है 78, तो यहाँ पर 78 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 ले लो तो ऊपर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.005 अपॉन 0.845 इज इक्वल टू ऊपर 0.50 अपॉन MB। अब इसको काट दीजिए तो 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ 1 यानी इंटू 1 और 2 ऊपर चला जाएगा। अब आगे सॉल्व कीजिए तो ये 0.30 इधर है, 3 इधर है, तो ख़त्म हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा 5/845 इज इक्वल टू 2 से गुना कर दीजिएगा तो ऊपर भी 1/MB, यही ना। अब क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो MB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा और 8 ऊपर चला जाएगा, 845/5। अब इसको 5 से काट दीजिए, यानी 169 ग्राम पर मोल आंसर हो गया। अब NCERT का ही क्वेश्चन है, वहाँ पर 170 ग्राम पर मोल आंसर दिया हुआ है। तो वेपर प्रेशर वाले केस में आंसर में थोड़ा सा फर्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 170 तब आया होगा जब डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला फार्मूला यूज किया होगा। अब हम लोग कंप्लीट फार्मूला करके लाए हैं तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए सामने 2 क्वेश्चन रखा हुआ है, आप देख लीजिए, उसको सॉल्व करके लाइएगा। हम शुरू करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ गए। अब क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि पूछता है क्वेश्चन कि राइट एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ पहला वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। हाँ सर, आप तो डायरेक्ट लिख के पार हो गए। बाबू हम पीछे बताए हैं, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो। पूछता है कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के द्वारा हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए कैसे निकालेंगे। हम लास्ट में क्वेश्चन बना के यहाँ पर हम लिखेंगे कि जैक बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन भी दे दिए आपको, ताकि आप घर से एक बार और प्रैक्टिस कर लिए। ऐसे वहाँ भी हम 7-8 क्वेश्चन कराए थे उस पर। अब हेडिंग है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, बढ़ना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। 8th-9th में आप डेफिनेशन पढ़े होंगे कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड वेपर में बदलना शुरू हो जाता है, उसी टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम क्या दे रहे हैं डेफिनेशन सुनना, कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। एक्सटर्नल प्रेशर यानी अभी यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर यहाँ जो है कितना एक्सटर्नल प्रेशर है, 1 atm होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या डिफाइन करेंगे कि द टेम्परेचर एट which वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट या प्योर सॉल्वेंट, कुछ भी बोलो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। सर आप 1 atm क्यों नहीं बोल दे रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। तो 1 atm बाबू अर्थ पर है, वही माउंटेन पर जाओगे पहाड़ वगैरह पर तो वहाँ एक्सटर्नल प्रेशर आधा atm के करीब होता है, समझ गए।
इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जितना हो, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर 1 atm प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उसके लिए जिस टेम्परेचर पर ही काम होगा उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, जैसे पानी क्या है, पानी बॉयल करता है कितना पर, 1 atm प्रेशर पर नहीं, तो इसीलिए हम डायरेक्ट बोले हैं क्या, एक्सटर्नल प्रेशर पर। एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। फिर से बाबू, बॉइलिंग पॉइंट किसको कह रहे हैं कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको एक ग्राफ से हम आपको समझा रहे हैं, देखिएगा एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ को समझना सीख गए तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इधर हम ले रहे हैं टेम्परेचर और इधर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, ऐसे लिए हैं, देख लीजिए, इस एक्सिस पर टेम्परेचर लिए हैं, इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर लिए हैं। अब मान लिया हम लोग कि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 1 atm है, ठीक है। अब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर मान लिए कि कुछ न कुछ वेपर प्रेशर होगा, मान लिए कि वो लिक्विड यहाँ पर है, यहाँ पर मान लिए कि हम 0.3 atm प्रेशर है, ठीक है। अब इस लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉयल करने के लिए कितना के बराबर होना चाहिए, 1 atm प्रेशर का, यानी इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें तो कुछ इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। अब 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट जानना है तो टेम्परेचर क्या होगा, देखिए तो इस एक्सिस पर प्लॉट करेंगे एक लाइन सीधा, यानी यही जो पॉइंट हुआ टेम्परेचर का ना है, यही पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हुआ। और चूँकि हम 1 atm यानी कोई प्योर सॉल्वेंट लिए हैं तो इसको हम T0B मान रहे हैं। T0B मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यही हुआ कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उसी टेम्परेचर को हम लोग उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब हेडिंग लगाइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करेंगे। फिर से बॉइलिंग पॉइंट का है जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव है वो जानने वाले हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा। अब बाबू ध्यान से देखना, एकदम आराम से समझ में आएगा। हम कुछ लैंग्वेज नहीं लिखवाएंगे, पहले ग्राफ प्लॉटिंग से सारा चीज़ समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, यही इधर से इधर वेपर प्रेशर इनक्रीज, यहाँ पर 0 है, ऊपर जाइएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अब इधर जाइएगा तो कौन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब मान लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर सब का कुछ अलग अलग एक्सटर्नल प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम ले रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर, 3 तरह का एक्सटर्नल प्रेशर ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ ले रहे हैं 1 atm है, यहाँ 0.5 atm है, यहाँ 1 atm है और यहाँ मान ले रहे हैं 1.5 atm है। ठीक है। अब कोई लिक्विड लिए हैं जिसका वेपर प्रेशर सपोज करो कि यहाँ है, P0A है, यही है वेपर प्रेशर है। इसका मान लिए कि यहाँ पर वेपर प्रेशर कुछ है, कुछ भी मान लो, जैसे हम मान लिए कि 0.2 atm है,
ठीक है। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0.5 ATM है तो इसको बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर कितना के बराबर करना होगा? 0.5 ATM के। अगर 1 ATM हो जाएगा तो कितना करना होगा? एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM को अचीव करना होगा। अगर 1.5 होगा तो 1.5 ATM का। जैसे अर्थ के सरफेस पर डिपेंड करता है, अर्थ पर यहाँ 1 ATM होता है, ये माउंटेन पर जाइएगा तो 0.5 ATM पहाड़ पर, और ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर वहाँ पर 1.5 ATM के करीब होता है। तो एक ग्राफ प्लॉट कीजिए, सारा चीज़ क्लियर कर देगा कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड के वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ग्राफ प्लॉट करते थे चुपचाप वैसे ही कीजिए। यही ना हुआ? अब ध्यान से देखिएगा, जब 0.5 ATM एक्सटर्नल प्रेशर लिए थे तो इसका देखिए तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ आ रहा है? यहाँ पर मिल रहा है T1। जब बढ़ा एक्सटर्नल प्रेशर यानी 1 ATM किए तो कहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है? यहाँ पे T2। यानी इधर से देखो, इधर से इधर क्या होता है? इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर लिए हैं तो यहाँ पर देखिए तो बॉइलिंग पॉइंट T3। यानी क्या कंक्लूजन निकला कि जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी चाहो तो एक पॉइंट यहाँ से लिख दो कि विथ इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड इंक्रीजेज। ओके, आया समझ में आप लोग को बात? अब चलिए दूसरा फैक्टर लिखते हैं। मतलब क्लियर हो गया कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। अब देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे तो वहीं बता दिए थे कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा रिलेशन होता है। कैसे? कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। आइए इसको हम एक ग्राफ से समझ लेते हैं। ठीक है, हम 1 ATM एक्सटर्नल प्रेशर ले चुके हैं। अब एक लिक्विड ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर है जो बॉइलिंग पॉइंट हमको यहाँ पर बताएगा, और इधर वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। अब 3 तरह का कोई लिक्विड ले रहे हैं और तीनों का वेपर प्रेशर हम अलग अलग ले लेते हैं। जैसे इसका वेपर प्रेशर हम मान लिए कि 0.2 ATM है, इसका 0.4 ATM है, 0.6 ATM है। अब जिसका सबसे कम वेपर प्रेशर है इसका बॉइलिंग पॉइंट हमको कैसे मिलेगा? इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसका हमको बॉइलिंग पॉइंट यहाँ मिलेगा टेम्परेचर वाले एक्सिस पे, यानी ये हमारे लिए T1 हो गया। अब क्या करें कि वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, माने किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो व्हाट इज इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट? इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? ऐसे। अब देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा? टेम्परेचर वाले एक्सिस पर सीधा खींचिएगा। T2 क्या हुआ? वेपर प्रेशर बढ़ा तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया। अब और वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। अब इसके लिए क्या आएगा? ऐसे आ जाएगा, यानी यहाँ T3 आ गया। मतलब जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटते जा रहा है। तो देखिए हम पहले बताए थे कि उल्टा रिलेशन होता है। अब आज आ भी गया यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं कि एज द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज कॉमा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। कैसे? तो देख लो, साफ ग्राफ में समझा दिए। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, यानी अब वेपर प्रेशर कहाँ पर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स पर नहीं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक विजुलाइज करा रहे हैं, ध्यान से देखना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होता है?
घटता है, पढ़ाए हैं पीछे कि लिक्विड के मोलिक्यूल नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ने से, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर जैसे जैसे कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जा रहा है, ज़्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट कम था, कम किए वेपर प्रेशर को तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखिएगा कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तीसरा फैक्टर लिखिए। चलिए तो बाबू दो फैक्टर, तीसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। दो बताए, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर बताए क्या, इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। और तीसरा फैक्टर के लिए अगले क्लास का वेट करना होगा, दो क्वेश्चन दिए हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।